यूनिट 2.2 डेटा एक्विजिशन। इससे पहले आपने प्रॉब्लम स्कोपिंग को पूरा यूनिट 2.1 में समझा है कि प्रॉब्लम स्कोपिंग में क्या क्या एरियाज आते हैं, 4W कैनवास की सिस्टम क्या है, किस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। इन दिस यूनिट डेटा एक्विजिशन, यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हैं वो है कि हमें ये समझना है कि एक रिलायबल और ऑथेंटिक डेटा एक्विजिशन लाइक एक्वायरिंग द डेटा, वी आर गोइंग टू सर्चिंग द डेटा, क्योंकि एआई के प्रोजेक्ट साइकिल में प्रॉब्लम को समझना और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए डेटा को इकट्ठा करना। तो ये जो यूनिट है डेटा एक्विजिशन, ये सेकंड पार्ट है, सेकंड फेज है एआई प्रोजेक्ट साइकिल का, डेटा का कलेक्शन। तो यहाँ पर हम सीखेंगे किस तरीके से एक रिलायबल और ऑथेंटिक डेटा सोर्स का हम पता कर सकते हैं और डेटा को विजुअलाइज करके हम ये चेक कर सकते हैं, हम ये प्रूव कर सकते हैं, या जिसे हम कहते हैं कि रफली ही हम एक सॉल्यूशंस को डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू डेटा। तो हम डेटा का एक पूरा का पूरा सिस्टम मैप डिजाइन करना, डेटा के थ्रू हम किस तरीके से अपने डेटा का फ्लो चाहते हैं, वो डेटा कैसे काम करेगा, उसके क्या सीक्वेंसेस रहेंगे। तो दिस पार्ट इज कवरिंग इन डेटा एक्विजिशन स्टेज। डेटा, ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा, यहां पर तीन अलग अलग टर्म हमें देखने के लिए मिल रही हैं। तो डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा की बहुत छोटी सी डेफिनेशन है जो आपने 6th क्लास 7th क्लास में या 8th क्लास में पढ़ी होगी। डेटा इज कॉल्ड रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। कच्चे आंकड़ों को डेटा कहते हैं और वही कच्चे आंकड़े होते हैं जो किसी भी बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। अगर आप आज अपने घर पर बैठ कर के मोबाइल पर ये देख पाते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, तो ये केवल एक सारा का सारा कैलकुलेशन डेटा का है। लाखों की संख्या में डेटा की कैलकुलेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होती है, एडिशन होती है, तब कहीं जाकर के डेटा का प्रेडिक्शन होता है कि हाँ आने वाले टाइम में वेदर कैसा रहने वाला है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डेटा पर डिपेंड है। अगर हम कहें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो 1950 से चली आ रही है, वो आज 2021 या 2020 में इतनी फेमस क्यों हो गई? क्योंकि उस स्टार्टिंग सीजन में, स्टार्टिंग टाइम में डेटा का इतना ज्यादा रोल नहीं था। लेकिन अगर आज की बात करें तो डेटा सेकंड गोल्ड है और उस डेटा के बेस पर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी प्रिडिक्ट करने में आज काम कर पाती है। तो डेटा का इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, तो सही डेटा सही आउटपुट, सही डेटा सही प्रेडिक्शन, सही डेटा एक्यूरेट डेटा, ऑथेंटिक डेटा एक सही भविष्य निर्माण करने में, एक सही फ्यूचर देखने में हमारी हेल्प करता है। तो प्रीवियस डेटा जो हम डेटा यूज करते हैं या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम उसे एआई प्रोजेक्ट साइकिल से सॉल्व कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उस डेटा को हम ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल स्लाइड पे लिखा हुआ है कि अगर आपको अपने एम्प्लॉयज की सैलरी आने वाले 4-5 सालों में कितनी होगी, कितना आप बोनस देंगे, कितना आप उसको इंक्रीमेंट करने वाले हैं, तो ये सब चीजें आप डिसाइड कर सकते हैं जब आपके पास पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड होगा। आपको पता होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी 2021 है, तो आपने सन 2010 में कितनी सैलरी दी, 11 में कितनी सैलरी दी, 12 में कितनी सैलरी दी, 13 में कितनी सैलरी दी, किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी रखी, या आपने इंक्रीमेंट का परसेंटेज किस रेट के हिसाब से बढ़ाया, गवर्नमेंट के कुछ जो स्कीम्स आई उनको भी आपने ध्यान में रखा, ऐसे कुछ कोविड टाइम भी आए तो इसको भी आपने ध्यान में रखा। इन सब चीजों को देखते हुए ये सारा डेटा आपके फ्यूचर के सैलरी की प्रेडिक्शन करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं सैलरी को चेक करने के लिए, ये एक एग्जांपल है। तो पुराना जो सैलरी का डेटा है वो आपका एक ट्रेनिंग डेटा का पार्ट बनेगा और उस ट्रेनिंग डेटा पर कैलकुलेशन करने के बाद में जो एक फ्यूचर सैलरी प्रेडिक्ट होगी, एक फ्यूचर में जो रिजल्ट आपको मिलेगा, उस डेटा को हम टेस्टिंग डेटा कहते हैं। या हम इसे सिंपल भाषा में अगर समझें तो डेटा और इंफॉर्मेशन, जब डेटा को प्रोसेस कर लिया जाता है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है, या जब डेटा एक मीनिंगफुल डेटा बन जाता है तो वो एक इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो सेम थिंग यहाँ पर वही हो रही है, आपके प्रीवियस डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है, उस पर कैलकुलेशन की जा रही है, उस पर एल्गोरिदम्स लगाई जा रही हैं और उन एल्गोरिदम्स को लगाने के बाद में एक फ्यूचर के लिए क्या एक्सपेक्टेड डेटा बन सकता है
उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। अगर आपके पास में सही और बिल्कुल एकदम परफेक्ट डेटा है तो फ्यूचर में भी आपकी सैलरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही जाने वाली होगी। ऐसा हम एक अंदाजा लगाते हैं, ऐसा हम एक सोच करके चलते हैं। कई बार ऐसा ही होता है, हमें मौसम के बारे में जब कुछ जानकारी मिलती है तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है, लेकिन प्रेडिक्शन लगाने की कोशिश होती है। ये सब डिपेंड करता है प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग और करंट में क्या डेटा चल रहा है। तो यहाँ पर डेटा जो कुछ भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकती हैं, जब किसी एआई प्रोजेक्ट साइकिल में प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, उसमें जो रिलायबल या ऑथेंटिक डेटा लिया जाता है वो डेटा ट्रेनिंग डेटा होता है। और जब वो रिजल्ट बना करके कुछ फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट करके कुछ देता है तो वो जो आउटपुट डेटा होता है उसे हम टेस्टिंग डेटा कहते हैं। डेटा की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर डेटा की फीचर्स है कि आप कितने तरीके का डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे सैलरी का एक एग्जांपल चल रहा था, तो आपको यहाँ पे सैलरी का अमाउंट कितना था, इंक्रीमेंट की परसेंटेज रेट क्या थी, इंक्रीमेंट का पीरियड आप कितना पर ईयर कर रहे थे या पर मंथ कर रहे थे, या आपने बोनस का क्या रेट ऑफ रेशियो रखा था, आप कितने ज्यादा एम्प्लॉयज को आपने सन 2010 में रखा, 11 में रखा, या आपने इस डेटा पर भी ध्यान दिया कि आपकी कंपनी कितना प्रॉफिट ले रही थी और सैलरी पे कितना परसेंटेज खर्च कर रही थी। तो आपने कुछ पैरामीटर्स तय किए। तो ये सब तरीके का डेटा आप फ्यूचर के डेटा को प्रेडिक्ट करने में यूज करते हैं। सेम ऐसा ही होता है जब भी आप किसी भविष्य में कोई निर्णय लेने वाले होते हैं या आप किसी चीज के ऊपर कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, तो आपका पूर्वाग्रह, आपका जो पुराना माइंडसेट है, आप अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से जो सीखते हैं। अधिकतर हम ये बात सुनते हैं कि हमें तुमसे ज्यादा अनुभव है, हमें तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, हम अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे ये बात कह रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंसेस क्या हैं? वो एक्सपीरियंसेस वही डेटा ही तो हैं जो लोगों के साथ में फेज हुए हैं। अगर आप अपने बड़ों के बारे में बात करें, आपके बड़े भाई हैं, बड़े बहन हैं, या आपके पेरेंट्स हैं, तो जब वो हमारे बारे में कुछ सोचते हैं तो वो अपने प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग और करंट की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमारे लिए एक अच्छा फ्यूचर सोचते हैं, हमारे लिए एक अच्छी प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। हर माता पिता ये चाहते हैं, हर बड़े ये चाहते हैं कि उनके जो छोटे हैं वो उनसे अच्छा करें, उनसे आगे बढ़ें। लेकिन ये प्रोसेस होता कैसे है? इस पूरे प्रोसेस में वो हमारी हेल्प कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, यानी उनके पास हमसे ज्यादा डेटा होता है, और वो उस डेटा के आधार पे वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए आगे का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। और वो कई अलग अलग बातों पर, अलग अलग पहलुओं पर सोचते हैं, वो केवल एक ही पॉइंट को लेकर के नहीं चलते। तो यहाँ पर जो डेटा फीचर्स है वो यही कहना चाह रहा है कि किसी की सैलरी फ्यूचर में कितनी होगी ये केवल सैलरी कितनी पे हो रही थी उस पर डिपेंड नहीं करती। आपका इंक्रीमेंट रेट कितना था, आप टोटल प्रॉफिट कितना लेते थे, उस प्रॉफिट पे कितने % आप सैलरी पे खर्च करते थे, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो वो कितनी चीजें हो सकती हैं, उन सबका डिसाइडमेंट करना, उतने तरीके का डेटा कलेक्ट करना, दिस इज कॉल्ड डेटा फीचर्स। तो यहां पर आप कोई भी एआई से रिलेटेड अगर प्रोजेक्ट साइकिल में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आप अपने डेटा की फीचर्स को यहां पर मेंशन करेंगे कि भाई आप कितने तरीके का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक्वायरिंग डेटा फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज। अब अगर आप कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो समाज से जुड़ी हुई है, जो पब्लिक बेनिफिट से जुड़ी हुई है, जिसके लिए आप कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें केवल आपका ही नहीं या आपकी फैमिली का ही नहीं, पूरे आसपास की सोसाइटी का कोई हेल्प होने वाली है, तो ऐसे में वो डेटा भी डिपेंड करेगा कि वो डेटा आपका पर्सनल डेटा नहीं होगा, वो डेटा उन लोगों का भी होगा। तो वहां पर आपने परमिशन ली क्या उनके डेटा को कलेक्ट करने के लिए? तो डेटा कलेक्ट करने के कई तरीके भी हो सकते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर वो अपना डेटा पब्लिकली ओपन करके रखती हैं कि आप इन डेटास के आधार पे कुछ भी निर्णय ले सकते हैं या कुछ भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे सर्वे एक अच्छा माध्यम है। जब कोई प्रोजेक्ट बनना होता है या गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा एक लोगों की राय जानना चाहती है तो वो गवर्नमेंट सर्वे कराती है। तो सर्वे के थ्रू आप एक अच्छा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, एक ऑथेंटिक डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सर्वे में आप कोई क्वेश्चनार तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न तैयार कर सकते हैं, और फिर उसके आधार पर आपके पास एक अच्छा खासा रिलायबल डेटा आपके पास आ जाता है। इसी तरीके से वेब स्क्रैपिंग है, सेंसर्स है, कैमराज है, ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशंस में अगर आप बात करें तो जितनी भी सोशल मीडिया एप्स हैं वो आप सबको ऑब्जर्व कर रही हैं। आपके मोबाइल फोन में अगर आप गूगल यूज कर रहे हैं, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, या कोई भी आप
कॉमर्शियल ई कॉमर्स वेबसाइट की एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो या जियो मार्ट हो या कोई और भी, वो सब आपकी चॉइसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पे, आपके चॉइसेस के आधार पे, यानी आपके उस डेटा के आधार पे आपको कुछ फ्यूचर में यानी आने वाले समय में आपको उससे रिलेटेड वो चीजें दिखाने लग जाते हैं। अभी रिसेंटली मैं कुछ दिन पहले एक टीवी में जी न्यूज पर एक कार्यक्रम देख रहा था, तो वहां पे एक सिंपल से दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, वो रेफ्रिजरेटर और किसी और एक प्रोडक्ट के बारे में केवल बात कर रहे हैं, फोन उनके पास में है और जैसे ही वो गूगल सर्च पे केवल आर वर्ड टाइप करते हैं तो रेफ्रिजरेटर और वो सेकंड वाला जो वर्ड है, जो सेकंड वो जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे, वो वहां पे नजर आने लग जाती है। तो वो आपके करंट डेटा को भी उठा करके आपके फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन कर रहा है, यानी वो उन कंपनीज के साथ में आपका डेटा शेयर कर रहा है। और सेम थिंग जब आप उसी मोमेंट पे कॉन्फिडेंशियल बात करने लगते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड बात करने लगते हैं, तो गूगल ये समझ भी जाता है कि हाँ, ये आपकी बातों के ऊपर कोई एक्शन हो सकता है, तो तुरंत वो वहां से सर्च से वो चीजें हटा भी देता है। तो ऐसा प्रैक्टिकल भी करके लोग दिखा रहे हैं। इट मीन्स डेटा की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आपका डेटा, क्योंकि आप एक यूजर हैं और गूगल को पता है कि आपकी एज कितनी है, गूगल को पता है कि आप कितनी इनकम भी ले रहे हैं, क्योंकि कई बार आपकी बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट है और उसमें जो आप मेल अकाउंट देते हैं वो इन जनरल जीमेल कंपनी का होता है, गूगल का होता है या किसी और ऐसी कंपनी का भी होता है, तो उसको भी उसका आइडिया लग ही जाता है। आपके मोबाइल पे कोई एसएमएस आता है, ट्रांजेक्शन्स के एसएमएस आते हैं, और अगर आप देखेंगे आपके पास मैक्सिमम एंड्रॉयड फोन डिवाइसेज हैं या एप्पल के फोन हैं, तो उसमें गूगल असिस्टेंस नाम की एक फीचर है जो प्री डिफॉल्ट उसमें इंस्टॉल्ड आती है। तो सब कुछ आपके डेटा पर डिपेंड है। तो ये डेटा कलेक्ट करने के कितने सारे सोर्सेज हैं, तो ऑब्जर्वेशन एक बहुत अच्छा तरीका है और ये कई बार साइलेंटली आपको ऑब्जर्व करता रहता है। और हम कई बार जब कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हम उसके टर्म्स कंडीशंस को नहीं पढ़ते हैं और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और हम कहते हैं कि हाँ, ये ऐप हमारे माइक को रिकॉर्ड कर सकती है, हमारे एसएमएस को कंट्रोल कर सकती है, या बहुत सारी जो हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं हमारे मोबाइल के अंदर, उनको वो एक्सेस कर सकती है। धीरे धीरे इन सब चीजों पर भी काम हो रहा है, लेकिन यहां हमारा कॉन्सेप्ट है एक्वायरिंग डेटा फ्रॉम रिलायबल रिसोर्सेज। तो आप जब एआई प्रोजेक्ट साइकिल से कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप डेटा कहां से ले रहे हैं, क्या वो डेटा सच में रिलायबल है, ऑथेंटिक है, और आपके पास उस डेटा को यूज करने की परमिशन है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। यही सारे पॉइंट्स यहाँ स्लाइड में मेंशन है, क्योंकि अगर किसी की वो प्रॉपर्टी दूसरे की है वो डेटा, तो फिर आपके ऊपर एक्शन भी हो सकता है, आपके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें एआई से रिलेटेड, या आपको पता करना है कि क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड क्या है, तो जनरली वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के पास, पुलिस विभाग के पास में रहते हैं, उनके डेटाबेस में सबकी फोटोज रहती हैं, तो वो चीजें आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास उसके राइट्स नहीं है। लेकिन आप ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एक फेस डिटेक्शन सिस्टम बनाना चाहते हैं अपने कंपनी के लिए, अपने स्कूल के लिए या अपने किसी सेक्टर के लिए, तो आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबका फोटो क्लिक कर लीजिए, तो ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट साइकिल में हेल्प कर सकता है। आप अगर एक बच्चों की अटेंडेंस सिस्टम बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं एआई प्रोजेक्ट साइकिल से, क्योंकि आप अपनी क्लास के बच्चों का डेटा इकट्ठा कर सकते हैं और आप पेरेंट्स से परमिशन ले सकते हैं कि हम आपके बच्चों की फोटो को यूज करना चाहते हैं अपने एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये सब चीजें, इन सब पॉइंट्स पर भी आपको ध्यान देना है कि आप डेटा को जब एक्वायर कर रहे हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस तरीके का डेटा यूज कर रहे हैं, तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, इन सब बातों का ध्यान रखना है। और यह भी ध्यान रखना है कि वो डेटा ऑथेंटिक हो, सही डेटा हो, क्योंकि अगर डेटा सही नहीं होगा तो आप एक अच्छा फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे। सिस्टम मैप्स। अब डेटा आपके पास आ जाता है और डेटा का फ्लो आपको देखना है कि वो डेटा किस फ्लो में काम कर रहा है, वो डेटा कैसे काम कर रहा है। अगर हम इस डेफिनेशन को पढ़ें, वी यूज सिस्टम मैप्स टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स इश्यूज विद मल्टीपल फैक्टर्स दैट अफेक्ट ईच अदर। एक ऐसे प्रॉब्लम की अगर हम बात करें जिसपे एक प्रॉब्लम के अंदर बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं, तो उन्हें समझने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। उसे आप चित्रों के माध्यम से, उसे आप ग्राफ के माध्यम से, उसे आप किसी डिजाइन के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। इन अ सिस्टम मैप वी ट्राई टू रिप्रेजेंट दैट रिलेशनशिप थ्रू द यूज ऑफ एरोज विद इन अ सिस्टम मैप।
यहाँ पे मैं आगे एक एग्जांपल दिखाता हूँ और फिर हम इस वेबसाइट को विजिट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम एक ऑनलाइन एक वेबसाइट पर सिस्टम मैप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले हम सिस्टम मैप के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक वेबसाइट है लूपी करके, एक टूल है एआई का जिसकी हेल्प से आप एक सिस्टम मैप डिजाइन कर सकते हैं। पहले सिस्टम मैप को समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है सिस्टम मैप का, देखिए डिप्रेशन और एंजाइटी, यहाँ पर ये दोनों रेड कलर से हैं। अगर आप डिप्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्लस और माइनस 2 बटन आपको नजर आ रहे होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये डिप्रेशन है, अगर डिप्रेशन शुरू होता है तो डीमोटिवेशन आता है। अगर डीमोटिवेशन आता है तो आपको कुछ चीजें करनी चाहिए, वो कुछ स्टेप हो सकते हैं, वो कोई योगा की प्रैक्टिस हो सकती है, वो कोई काउंसलिंग के सेशन हो सकते हैं। और जब आप ये चीजें करते हैं तो फिर आप कुछ अच्छा करते हैं, फीलिंग गुड होती है। तो ये एक प्रोसेस है, एक साइकिल है। डिप्रेशन, डिप्रेशन से डीमोटिवेशन, डीमोटिवेशन से कुछ अच्छा कर भी सकते हैं और फिर हमें कुछ अच्छा महसूस भी होता है। और अगर ये चीजें कम होती हैं तो फिर हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये एक डिप्रेशन का साइकिल है। इसी तरीके से एंजाइटी अगर है आपके अंदर तो फियर ऑफ मिस्टेक बढ़ जाएगा और फिर आप उसमें कुछ करेंगे तो आप फिर अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करेंगे। और जब मिस्टेक आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे तो चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। आप यहाँ पे एक और पॉइंट्स लगा सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ये कितना सही है या कितना गलत है हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक सिस्टम मैप को समझने की। हम कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम मैप कैसे काम करता है। आप एक ऐसा डायग्राम डिजाइन कर सकते हैं, आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको सोच सकते हैं। जैसे अभी हम सैलरी का एग्जांपल लेकर चल रहे थे, तो आप ले सकते हैं प्रेजेंट सैलरी, फ्यूचर सैलरी क्या होगी। तो प्रेजेंट से फ्यूचर सैलरी बनने तक के प्रोसेस में कितनी चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा, वो चीजें आप सिस्टम मैप में लगा सकते हैं। तो ये एक तरीका है, लूपी वेबसाइट के थ्रू आप एक ऐसा सिस्टम मैप जनरेट कर सकते हैं। ये द वाटर साइकिल का एक सिस्टम मैप है। अब आप देखिए, एक वाटर साइकिल को पूरा करने में क्लाउड्स, स्नो, अंडरग्राउंड सॉइल, रिवर्स, ओशियंस, ट्रीज, लैंड, एनिमल्स, इन सब का रोल है। ये सब एलिमेंट के पार्ट हैं। तो एक सिस्टम मैप यहाँ पे डिजाइन किया गया। स्नो से लैंड सरफेस पर आना, लैंड सरफेस से उसका ओशन तक जाना या अंडरग्राउंड जाना, अंडरग्राउंड से उसका ट्री या प्लांट्स तक पहुंचना, फिर ट्री या प्लांट से क्लाउड तक का प्रोसेस, फिर स्नो का बनने का प्रोसेस, स्नो का रिवर में भी जाना, फिर रिवर का एनिमल्स के पास पहुंचना या ओशंस में जाना, एनिमल से फिर वो सीधे सीधे क्लाउड के प्रोसेस पर आते हैं। तो ये एक सिस्टम मैप है जो बताने की कोशिश कर रहा है कि एक वाटर का साइकिल कैसे काम कर रहा है। इस तरीके से बहुत सारे सिस्टम मैप आप डिजाइन कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिनके थ्रू आप समझ सकते हैं कि आप अपने डेटा पर कैसे काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको लूपी की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं और हम देखते हैं कि लूपी पर आप एक सिस्टम मैप कैसे डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो गई है। लूपी, अ टूल फॉर थिंकिंग इन सिस्टम्स इन अ वर्ल्ड filled with ever more complex technological, sociological, ecological, political and economic system, a tool to make interactive simulation system। एक बहुत अच्छा सिस्टम आप यहाँ बना सकते हैं। प्ले विद सिमुलेशन, यहाँ पर जैसे रैबिट है, रैबिट ने जो है फॉक्स ने रैबिट को खा लिया, उसके बाद में ये साइकिल इस तरीके से चल गया। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना सिस्टम डिजाइन करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसके थ्रू आप सिस्टम मैप को समझ सकते हैं। जैसे ऑटोमेशन एंड जॉब लॉस पर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पर आपको एक पूरा का पूरा एक सिस्टम मैप मिलेगा। आप यहाँ पर इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं पेंसिल के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको प्ले करता हूं, पहले आप देखिए। ऑटोमेशन पे क्लिक करते हैं। ऑटोमेशन अगर होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो लोग ऑटोमेशन और करेंगे, प्रॉफिट होगा तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें ऑटोमेशन के प्रॉफिट के बारे में बात करती हैं। ऑटोमेशन होगा तो जॉब लॉस भी होगा, क्योंकि जब कोई सिस्टम ऑटोमेशन में आ जाएगा तो उन वर्कर्स की जरूरत कम पड़ जाएगी। जॉब लॉस होगा तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, और फ्रस्ट्रेशन आएगी तो ये एक पॉलिटिकल अनरेस्ट की सिचुएशन बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे एक सिस्टम है और उस एक सिस्टम के फ्लो होने से कितने पहलुओं पर यानी कितने पॉइंट्स पर जाकर के वो हमें अफेक्ट करती है। क्योंकि जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उस प्रॉब्लम से जुड़ी हुई फिर और प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं। उसके कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं।
तो ऑटोमेशन के प्रॉफिट पॉइंट क्या है, ऑटोमेशन के नेगेटिव पॉइंट क्या है। यहाँ पर ये जिसने भी डिजाइन किया है, हम उसके ऊपर उसने गलत डिजाइन किया है या सही डिजाइन किया है, हम इस पर यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हम केवल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक कितना अच्छा ऑटोमेशन सिस्टम आप बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, कि एक पूरे के पूरे सिस्टम को समझने के लिए देखिए यहाँ पर ये एरो मूवमेंट कर रहे हैं। एक ऑटोमेशन सिस्टम से दो चीजें निकल रही हैं, प्रॉफिट की तरफ भी, जॉब लॉस की तरफ भी। तो ये चीजें समझी जा सकती हैं। इसमें आप अपने पॉइंट भी जोड़ सकते हैं। ऑटोमेशन होगा, जॉब लॉस होगी, फ्रस्ट्रेशन आएगा, लोगों में पॉलिटिकल अनरेस्ट आएगा, या आपको लगता है कुछ और भी हो सकते हैं, लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। यहां पर आपने मान लीजिए पेंसिल से ये ड्रॉ किया, तो अब आपने देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट बना दिया। आप फ्रस्ट्रेशन को यहां से इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई फ्रस्ट्रेशन से दो चीजें हो सकती हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। अब वो कुछ और क्या हो सकता है, उसका कलर क्या होगा, आप यहाँ पे कलर भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ नाम भी लिख सकते हैं, और बहुत ज्यादा जो है लोग जो हैं वो एंग्री मोमेंट में आ जाएंगे। अब ऐसे के सारे जो पॉइंट्स हो सकते हैं, आप उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे केवल ई से रिप्रेजेंट किया है। अब आप प्ले करेंगे, ऑटोमेशन, जॉब लॉस, जॉब लॉस से फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से पॉलिटिकल अनरेस्ट, और इस फ्रस्ट्रेशन से लोग किसी और पर्टिकुलर पॉइंट पर भी जा पाएंगे। रीसेट करेंगे, ये फिर से बिल्कुल शुरू हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, लूपी में आप ये सारे काम कर सकते हैं। आपके पास 4 टूल है यहाँ पर। ये पेंसिल टूल है जिससे आप डिजाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट टूल है, आप लिख सकते हैं, आपके पास में मूविंग टूल है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं आगे पीछे, आपके पास इरेजर टूल है, आप इससे इरेज कर सकते हैं। ये बिल्कुल देखने में पेंट की तरह लगता है। तो ये इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं लूपी की और एक सिस्टम मैप को डिजाइन करने की। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के एंड होने के बाद भी जब आपको टाइम मिले तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कीजिए और अपनी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसको आप डिजाइन कर सकते हैं, सोच सकते हैं लूपी के थ्रू, उसे बनाने की कोशिश कीजिए। तो आपको बड़ा मजा आएगा, आपको समझ में आएगा कैसे कैसे पॉइंट्स ऐड करते हैं, या वो एक सिस्टम आप कैसे डिजाइन करते हैं, आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है। क्योंकि कई बार जब आप डिजाइन को इस तरीके से देखते हैं तो आपके माइंड में क्रिएटिविटी आती है, आपके माइंड में ये एक सोच आएगी कि अच्छा ये प्रोसेस ऐसे काम कर रहा है, ये यहाँ पे ऐसे होगा तो ऐसे हो सकता है। तो आपको पास लोगों की राय होंगी, लोगों के ऑप्शंस होंगे, तो आप उसके बारे में ऑप्शंस को बढ़ा सकते हैं। आप एक बहुत अच्छा सिस्टम मैप बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं एक ऐसा सिस्टम मैप जो आपकी प्रॉब्लम को एक बहुत अच्छे तरीके से फ्लो करके दिखाएगा। सो गाइस, चलिए अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करते हैं।